प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सब्जेक्ट का नाम बस्टिंग, चैप्टर का नाम कैश बस्टिंग, बीकॉम थर्ड ईयर, आरबीडी बुक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2018 के लिए एक रोकड़ बजट बनाइए। तो अपने को कैश बजट प्रिपेयर करना है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए लेना है। तो ये 3 मंथ हमारे हो गए यहाँ पे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जबकि हमें सूचनाएं दे रखी है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 मंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन हमें प्रिपेयर केवल इन्हीं 3 महीनों के लिए करना है। सबसे पहले है नंबर 1, एक्चुअल एंड बस्टेड परचेज। एक तरफ लिखा है एक्चुअल, एक तरफ लिखा है बस्टेड। एक्चुअल इसलिए क्योंकि वो पास्ट हो चुका है, और बस्टेड इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर का है, अनुमान है। तो बस्टेड का मतलब अनुमानित होता है और एक्चुअल का मतलब जो हो चुका है। तो परचेज दे रखा है, तो परचेज का मतलब पी से होता है, पेमेंट से। ये पेमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर सेल्स, इसका रिसिप्ट से संबंध होता है, तो आर में लिखा जाएगा। इसमें भी वही 6 महीनों की दे रखी है। वेजेज, ये भी खर्चा है, पेमेंट में लिखा जाएगा। और जनरल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, पेमेंट्स में लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, ये खर्चों का हो गया। अब अन्य सूचनाएं आपको और देता है। नंबर 1, अक्टूबर में देय प्रोत्साहन बोनस 2000, पेमेंट में अक्टूबर में, सही है। फिर सेकंड, आयकर भुगतान दिसंबर में, तो पेमेंट में और दिसंबर में। फिर थर्ड, नवंबर में प्लांट क्रय किया जाएगा 15,000, पेमेंट में नवंबर में। मंथ भी बताता है और उसका नेचर हमें तय करना है। क्रय और विक्रय का 10% कैश है, तो 90% उधार हो गया, सही है। 10% नकद है, इसका मतलब सेम मंथ। उसके बाद में पांचवा, किराया 250 रुपए प्रति माह, अंडरलाइन कर ले, देय होगा। तो पेमेंट में 250 इंटू, कुछ नहीं करना है, 250 पर मंथ लिख देना है। 250, 250, 250। नंबर 6, उधार क्रय का भुगतान 1 माह बाद किया जाता है। क्रय यानी परचेज होता है, तो परचेज में 1M है। और उधार विक्रय की वसूली 2 माह बाद की जाती है, तो जो सेल है उसमें 2M है। अब 1M और 2M का मतलब आप समझते हो, पहले हमने सवाल देखे हैं। 1M का मतलब 1 महीने ऊपर से लेना है, 2M का मतलब 2 महीने ऊपर से लेना है। मजदूरी और सामान्य व्यय के भुगतान में विलंब आधा महीना है, 1/2M। आधा महीना जब लिखा जाता है तो उसको कैसे करते हैं, ये आज हमारे लिए नया सीखने के लिए है। और 1 अक्टूबर 2018 का रोकड़ और कैश शेष 40,000 था। ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अक्टूबर के लिए। हो गया सारा क्वेश्चन। अब इसको हम अपने टेबल में लेंगे। आप इंग्लिश में ये क्वेश्चन वापस सारा देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कैश बजट का फॉर्मेट ले रहे हैं, जिसमें हम 3 अमाउंट के कॉलम लेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि इन्हीं के लिए पूछा गया है। हेडिंग में आप सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं आर, यानी रिसिप्ट। और इसमें आप स्टार्ट में लिख दें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। आप चाहें तो इसे ऊपर अलग लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इसी हेडिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस के बाद में आपको लिखना होता है कैश सेल्स, वो आपके 10% है। और क्रेडिट सेल्स
जिसका हम बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो आप यहाँ पे डेटर लिख सकते हैं, वो आपके 90%। सही है। क्वेश्चन हमने पढ़ा 10% ऑफ सेम मंथ और 90% ऑफ 2 मंथ, ऐसा है। ठीक। और कोई रिसिप्ट इस प्रश्न में दे नहीं रखी है, तो चूंकि रिसिप्ट हमेशा ही लिमिटेड होती है, फिर भी एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे टोटल लगा सकते हैं। एक लाइन छोड़ दी, बाई चांस कोई रिसिप्ट आ जाए तो उसको हम इसमें लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। और सेकंड हेडिंग आप लिख सकते हैं पी, यानी पेमेंट्स। ये हमारा होगा। अब हम एक एक करके सारी चीजों को लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आप ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है, 40,000, 40,000। ये 40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब उसके बाद में लिखा हमने कैश सेल्स। कैश सेल्स से पैसा आता है, रिसिप्ट है। 10% जो सेल्स होती है वो कैश सेल्स होती है। तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए उन्हीं मंथ की जो सेल्स दे रखी है उसका 10% लेंगे। तो सवाल में आप देख सकते हैं एक बार, ये रहा सेल्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो 10% 9,000, 8,000 और 8,000 हो जाएगा। क्लियर? 9,000, 8,000, 8,000। ये तो हो गया आपका कैश सेल्स का। क्रेडिट भी अभी समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो यहां पे आप देखो 3 मंथ का बेस लाइन कौन है, अक्टूबर स्टार्ट है, तो 2M लिखा हुआ था हमने। 2M का मतलब इससे 2 महीने ऊपर चले जाओ। तो 2 महीने ऊपर में कौन आया, अगस्त और सितंबर। तो हमारे 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 2 महीने ऊपर जाके 3 का जोड़ा बनाना होता है, तो 3 यहां जोड़े में तो बन नहीं पाएगा, तो हम इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है। कौन कौन से महीने, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब इनका करना क्या है, इनका 90% लेना है। सही है ना। तो 90%, 80,000 का 90%, 72,000। इसका 90%, 76,500। और इसका 90,000 का 81,000। सही है। ये 3 महीनों में आपको मिल जाएगा। कौन कौन से में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। कल किया था हमने। 2M का मतलब 2 महीने ऊपर चले जाओ, वहां से 90% लेना शुरू कर दो। तो हम 2 महीने ऊपर चले गए, वहां से 90% लिए, तो 72,000, 76,500 और 81,000 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्राप्त होंगे। उनको हम लिख देंगे। सही बात है। और ऐसे भी समझ लो, हमने कहा 2 महीने बाद में पैसे देंगे, तो अगस्त का पैसा कब मिलेगा, अगस्त का पैसा सितंबर में नहीं मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। 2 महीने बाद का मतलब अक्टूबर में। फिर सितंबर का कब मिलेगा, सितंबर का अक्टूबर में नहीं मिलेगा, नवंबर में। और अक्टूबर का कब मिलेगा, नवंबर में नहीं मिलेगा, दिसंबर में। तो 2 महीने ऊपर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। तो दोनों चीजें वहां पे लिखते हैं मेन सवाल में। तो 90% 2M में बताएं पहला कितना आता है। पहले तो 10% 9,000, 8,000। ये तो कैश सेल्स है, तो वो तो सेम मंथ होता है, 10% निकाल लिया। 2M में हमारा पहला आया 72,000, 76,500, 81,000। ठीक है। और कोई रिसिप्ट है नहीं, टोटल अभी लेकिन लग नहीं सकती है, तो फिलहाल छोड़ दो। क्यों, क्योंकि अभी आप इन दो को खाली पड़ा है ना, तो टोटल लगा नहीं सकते। आप चाहे तो इसकी टोटल जरूर लगा सकते हैं। कितना होता है, 1,21,000, 21,000। ये आपके आर हो गया, टोटल ऑफ आर कह सकते हैं या आर। अब पेमेंट्स में आते हैं। पेमेंट में सबसे पहले परचेज पे। तो परचेज में आपके पहला है कैश परचेज, और
वो आपके 10% ऑफ सेम लिखना है। तो सेम मंथ के हिसाब से बोलो कितना कितना होता है? 5,000, 4,000 और 3,500। सही है। फिर सेकंड आपके होता है पेमेंट टू क्रेडिटर। ये आपके 1M है। 1M का मतलब हो गया एक महीना ऊपर से देखना है। तो अक्टूबर से एक महीना ऊपर कौन है? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 90% अपने को लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे 90% लिख देना। 40,500, 45,000, कितना? 36,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नंबर 3, वेजेज। उसमें कितना कहा इसने आउटस्टैंडिंग? तो जो छूट है 1/2M है, आधा माह है। तो आधा माह होता है तो कैसे करते हैं देखते हैं एक बार वापस सवाल में, हमारे लिए नया पॉइंट है। ये रहा वेजेज। तो जब कभी भी आधा माह आए, इसका मतलब होता है आधा तो उस महीने का उसी में और आधा पिछले महीने का उसमें, ऐसा होता है। तो इसका नियम क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीने ऐसे लिखे होते हैं। हमारा बेस लाइन कौन है? चौथा महीना, यही तो है। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखता हूं मैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिख दिया। तो इसमें आधा महीना कभी भी कहे तो आपका बेस लाइन कौन है? अक्टूबर है। तो आधा महीना ही ऊपर जाना है। आधा महीना मतलब अक्टूबर से पहले कौन है? सितंबर। तो सितंबर का आधा और अक्टूबर का आधा, यानी 3 + 4/2, 4 + 5/2 और 5 + 6/2। आधा लेना है 3 का और आधा लेना है 4 का। तो दोनों को जोड़ा तो टोटल हो गया। आधा लेना है तो बट्टे 2 कर दो। तो अब आप देखो यहां पे बोर्ड पे देखो बेटा, सितंबर का 35,000, अक्टूबर का 30,000। तो 35,000 + 30,000, दोनों का आधा आधा लेना है ना। तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, कितना आता है? 32,500। ये होता है 50% आधे माह का मतलब। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगले महीने में कैसे लेंगे? अक्टूबर का और नवंबर को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो 30,000। फिर नवंबर और दिसंबर को जोड़ेंगे, आधा करेंगे 32,500। समझ में आता है आधे महीने का मतलब? आधे महीने का मतलब आधा तो उसी महीने का और आधा उससे ऊपर वाले महीने का। तो इसका लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कैसे लेते हैं। ये सभी को समझ में आ गया है। अब आप मेन सवाल में चले जाए। तो बताइए बेटा कैसे हुआ? पहले का कितना आता है? 32,500, 30,000, कितना? 32,000 हो गया। अब इसी तरीके से चौथा आपकी कौन है? एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। तो वो भी 1/2 मंथ है। तो वो भी सेम तरीके से कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आता है। तो इसमें आपके 5,000 और 8,000 दो को जोड़ो और 2 का भाग दो, कितना होता है? 6,500। फिर आप जोड़ेंगे 8 और 6, 14/2, 7,000। और फिर आप 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 6,500 हो गया। ये भी 1/2 महीना था। तो हाफ मंथ जब कभी भी आए तो कैसे करना है? अक्टूबर से स्टार्ट किया तो अगर सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर जोड़ना है, 2 का भाग देना है। आधा आधा लेने के लिए अच्छा तरीका है। ठीक। 4 खर्चे जो मेन आपके दे रखे थे वो तो पूरे हो गए। अब अन्य सूचनाएं देखो। सबसे पहले उसने लिखा इंसेंटिव बोनस दिया 2000 अक्टूबर में। तो 5वां पॉइंट, इंसेंटिव बोनस कौन से महीने में दिया है? अक्टूबर में। कितना?
2000, तो केवल 2000 अक्टूबर में लिखना है, फिर डैश डैश कर दो। फिर अगला पॉइंट, एडवांस इनकम टैक्स दिसंबर में 5000, तो छठा। एडवांस टैक्स कौन से महीने में है? अक्टूबर में कुछ नहीं, नवंबर में कुछ नहीं, दिसंबर में लिखना है 5000। फिर उसके बाद में अगला 7वां पॉइंट, प्लांट परचेज नवंबर 15,000, तो प्लांट अक्टूबर में कुछ नहीं, नवंबर में 15,000, दिसंबर में कुछ नहीं। फिर उसके बाद में परचेज और सेल्स का लिखा है वो हम कर चुके, रेंट का लिखना है, तो 8वां पॉइंट रेंट पेड, तो 250 रुपए प्रति माह है, तो हर महीने में 250 रुपए का खर्च आएगा। और उसके बाद में आपके लिख रखा है कुछ नहीं। हो गया सारे पॉइंट्स। अब आपको टोटल लगाना है यहां का, ये आपके पी कहलाएगा। फिर आपको लेना है क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये आपके आर माइनस पी करने से आएगा। यहां पर ये टेबल इतनी बनेगी। यहां का टोटल बताना बेटा, इसका कितना हुआ? 86,750, 86,750। अब 1,21,000 इसमें से इसको घटाओ, कितना आता है? कितना? 34,250। ये क्लोजिंग बैलेंस है। जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। आप इसको यहां पे लिख दो, कितना है टोटल? 3250। इसको जोड़ो, यहाँ पे कितना आता है? 1,18, 1,18,750। फिर उसके बाद में यहाँ पे 1,01,250, 1,01,250। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना? 17,500। ये क्लोजिंग हो गया। ये 17,500 वापस ऊपर ले जाओ, 17,500 यहाँ पे टोटल लगाओ। यहाँ का कितना होता है? 1,06,500। और इसमें से ये यहाँ पे भी टोटल लगाओ, कितना? 83,750। इसमें से ये घटाना है 22,750। ये आपके तीनों आंसर आ गए। दिए हुए क्या बच्चों? ये सवाल यही समाप्त होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्टेंट मार्क कर ले इसे। इसमें लिखा है सविता लिमिटेड का समामेलन 1 दिसंबर 2017 को हुआ और 1 जनवरी से 18 से व्यवसाय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है तथा 30 जून 2018 तक 6 माह के बजट विवरण इस प्रकार से है। तो 6 महीने की बजट डिटेल वो इसमें अपने को देता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, कंपनी 1 जनवरी को 50,000 रुपए की लागत का भवन, 5,000 रुपए की लागत का फर्नीचर और 25,000 रुपए की लागत की मशीन खरीदेगी। तो ये सारे के सारे खर्चे जनवरी में लिखे जाएंगे। एक्सपेंसेस यानी ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है और ये भी पेमेंट है। तीनों पेमेंट हो गए, लेकिन जनवरी महीने में। नंबर 2, बिक्री 60,000 रुपए प्रति माह होगी, सकल लाभ लागत का 50% होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिक्री यानी डेटर को इंडिकेट करता है, हर महीने कितनी होनी है? प्रति माह होगी 60,000 रुपए। तो ये 6 महीने की सूचना होगी पर मंथ से। सकल लाभ लागत का 50% है। प्रश्न में आपको सेल्स दे रखा है, जबकि परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखा है। तो जो लागत का 50% है वो सेल्स का कितना परसेंट होता है? तो वो आपके होता है 1/3, यानी 33.333%। तो यहाँ पे लिखे ऑन सेल्स, ये परसेंटेज हो जाएगा 33.1/3% या 1/3। ठीक है, तो 60,000 जो है
उसका 1/3 प्रॉफिट है, यही तो कहना चाह रहा है। तो कॉस्ट कितनी है? 2/3। समझ में आती है भाई? 1/3 यदि प्रॉफिट है तो 2/3 क्या हो गया? कॉस्ट हो गई। तो 60,000 का 2/3 कितना होता है? 40,000 आएगा। ये आपकी कॉस्ट हो गई। ये 6 महीने की सूचना आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे प्रश्न की मेन लाइन ये है। क्यों? क्योंकि पहले कॉस्ट का परसेंटेज है, उसको सेल्स में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने से प्रॉफिट आया कि भाई 33% प्रॉफिट है। 33% को 1/3 बोलते हैं। अगर 1/3 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी हुई? 2/3 होगी। तो 60,000 ये जो सेल्स दे रखा है उसका 2/3 कॉस्ट है, यानी 40,000 रुपए आ जाएगी। और वो हर महीने है। आप आगे पॉइंट, ऊपरी व्यय की राशि 10,000 रुपए प्रति माह होगी अप्रैल में, जबकि यह राशि 15,000 होगी। सभी व्ययों का भुगतान उसी माह में, सेम मंथ है, किया जाएगा जिस माह से संबंधित है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने हैं, उसमें अप्रैल में 15,000 लिखना है, बाकी सब में 10,000 लिखना है। ये सूचना भी सीधी सीधी आपको दे रखी है। आगे द पॉइंट, 15,000 रुपए की लागत से माल का प्रारंभिक स्कंद 1 जनवरी को खरीदा जाएगा और वर्ष भर इतना ही स्कंद बनाए रखा जाएगा। तो ये आपके परचेज हो गया, स्टॉक परचेज। तो पेमेंट में लिखा जाएगा, कितनी बार लिखा जाएगा? 15,000 रुपए की लागत का माल प्रारंभिक स्कंद में 1 जनवरी को खरीदा गया है, तो जनवरी को खरीदा गया लिखा जाएगा। आगे लिखता है वर्ष भर इतना ही स्कंद बनाए रखा जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको हर महीने नहीं लिखेंगे, केवल एक बार जनवरी में ही हमें इसको लिखना है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगाना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में स्टॉक अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। तो वन टाइम तो परचेज करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा उसमें है, पर उसके आगे में वो हर बार कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जो खर्च आपने स्टॉक लिया, अब वो आप स्टॉक किस में कन्वर्ट हो रहा है? हर बार प्रोडक्शन में यूज आ रहा है। और प्रोडक्शन कॉस्ट हम जब पूरी ले रहे हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 40,000 होगा ना, उसमें वो अपने आप इंक्लूड आ जाएगा। तो केवल जनवरी में लिखना है, उसके बाद में वापस नहीं लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। केवल ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, ठीक है। व्यापारिक लेनदारों को खरीद के महीने में अंतिम दिन भुगतान किया जाएगा। व्यापारिक लेनदार मतलब जो जिनसे हम माल खरीदते हैं, यानी ये स्टॉक वाले जो होते हैं या कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो कॉस्ट का तो भुगतान उसी महीने में हो जाता है, लिखा है ना, खरीद के महीने के अंतिम दिन। तो सेम मंथ ही तो हो गया। यानी अगर इस महीने में कोई चीज हमने खरीदी तो 30 तारीख को दे देते हैं, तो पेमेंट क्या हो गया? इसी महीने में हो गया। तो इसी महीने में होगा, यानी सेम मंथ हो गया। बिक्री के संबंध में भुगतान बिक्री के अगले माह के अंतिम दिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 1M की उधारी हो गई है। तो जो सेल्स हमारा डेटर है, 60,000 ऊपर दे रखा था प्रति माह, वो हमें 1 महीना छोड़कर मिलना शुरू हो। समझ में आती है बात? जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। तो यहाँ पे 1M की उधार है, यहाँ पे सेम मंथ है। ये आपके कॉस्ट के लिए है, ये आपके सेल्स के लिए है, दोनों नोट कर लें। आगे देखिए, आगे लिखा है आपको प्रत्येक माह के अंत में फर्म द्वारा वांछित अधिविकर्ष की राशि ओवरड्राफ्ट को बताना है। यानी यदि माइनस आता है तो उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले 6 माह के लिए रोकड़ बजट बनाना है। ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में वापस यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कैश बजट का प्रारूप बना लेते हैं, जिसमें हम 6 कॉलम लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने के लिए। अब आप सबसे पहले आप इसमें आर लिखें, रिसिप्ट।
तो रिसिप्ट्स में ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस में लिखना ही होता है, क्योंकि हो सकता है पहले महीने में तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है लेकिन आगे तो आएगा, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में आप, ये आपका पहला पॉइंट होता है। नंबर 2 आप लिखे डेटर, और यहाँ पे 1M भी लिख देना, 1 महीने बाद में पैसा डेटर का मिल जाता है। और कुछ इसमें है नहीं, यहाँ तक हो गया सवाल। इसके बाद में आप एक लाइन छोड़कर, जैसा कि मैंने कहा एक लाइन हम संभाविताओं के लिए छोड़ देते हैं, बाई चांस कोई क्वेश्चन में बात हो तो। फिर आप यहाँ पे सेकंड जो है वो लिख दे P, यानी पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्या क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर 1 लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिख दो 2/3 ऑफ 60,000। सही है ये बात? सेल्स का 2/3, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 ओवरहेड एक्सपेंसेस, बाकी हम लाइन टू लाइन लेते रहेंगे, और भी लिख लेते हैं। नंबर 3 ओवरहेड एक्सपेंसेस के बाद में आपने बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन खरीदा था, है ना, और एक स्टॉक लिया था, तो एक स्टॉक पहले लिख दो, स्टॉक। फिर नंबर 4 बिल्डिंग, नंबर 5 फर्नीचर, और नंबर 6 मशीन। ये आपके लगभग सारे खर्चे भी मैंने लिख लिए हैं। अब अमाउंट लिखते हुए चलता है ऊपर से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे डैश कर दो, स्टार्ट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्या बता दो। डेटर 1M है, इसका मतलब पहले महीने में कोई पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जनवरी में तो इसने बिजनेस शुरू किया है, तो पैसा जनवरी में बेचेगा तो कब मिलेगा? फरवरी में मिलेगा। तो फरवरी में आपको मिल जाएगा 60,000। ये भी बात सही है, क्योंकि जितना भी बेचा था 60,000 का बेचा था, तो 60,000 का बेचा था तो हर महीने 60,000 का ही मिलेगा। तो सेल्स के पैसे यहाँ पे आ जाएंगे। एवरी मंथ 60,000 विल बी रिसीव्ड बट आफ्टर जनवरी। समझ में आया? जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, लेकिन हर महीने 60,000 ही है, इसलिए कॉमन हो गया। यहाँ पे पहले मंथ की टोटल भी डैश आ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 60,000 का माल बेचा तो उसका 2/3 40,000 होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में स्टॉक जो यूज आता है ना, वो इसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता है? कॉस्ट में तो सारी चीजें ही होती है, तो जो स्टॉक आपने यूज में लिया, इसलिए स्टॉक केवल एक बार ही आएगा, जो हमने ये बात कही थी। 40,000 हर महीने लिख दो। और ऐसा हर महीने क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये सेम मंथ में ही पेमेंट हो जाता है। सही है ना? हर महीने आपकी कॉस्ट 40,000 आती है और आप उसे 60,000 में बेच देते हो। हो गया ये भी। ओवरहेड एक्सपेंसेस में 10,000 रुपये हर महीने है। 10,000, 10,000, 10,000। अप्रैल में 15,000, मई में 10,000, और फिर 10,000। सही है ये भी। स्टॉक, स्टॉक आपके केवल, मैंने आपसे कहा जनवरी में ही हमने परचेज किया, बाद में डैश 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 रहेगा, क्योंकि एक बार आपने 15,000 का माल मंगा लिया, अलग से आ गया, कॉस्ट के अलावा हो गया। अब इतना तो हर महीने ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जितना भी यूज होता है ना, वो हर महीने आप इसी में मंगा लेते हो, कंबाइंड खर्चा हो गया। समझ में आती है ये बात? समझ में आती है ये बात? आगे, ये स्टॉक है बेटा। मैं वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझ लो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा 15,000 का, उसने कहा कि हमने स्टॉक रखा है, ऐसा लिखा है, और वो जनवरी में उसने 15,000 का स्टॉक परचेज किया। तो स्टॉक 15,000 तो वो हर महीने रखता ही है। एक बार परचेज यदि हम कर लें तो फिर बार बार थोड़ी करना है, वो स्टॉक लेके रखा हुआ पड़ा है। अब आप कहोगे सर जो हर महीने यूज करते हैं वो कहाँ है? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया ना, कि जैसे मान लो 5,000 का यूज किया, तो वो 5,000 का यूज करने के बाद में तो 15,000 बचा है। फिर अगले महीने फिर 5,000 यूज किया तो 5,000 का मंगा लिया, ऐसा ही हुआ ना। तो स्टॉक 15,000 ही मेंटेन रखा, 40,000 में वो आपके स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है। ये मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है, ऐसा लिखा हुआ है देखो। तो जो मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक होता है वो वन टाइम ही होता है। मैं एक क्या करता हूँ, आटे का पीपा लाके घर पे रख देता हूँ कि भैया इसको तो हाथ लगाना ही नहीं है, बाकी आपको डेली जो चाहिए वो 2 किलो अलग से ला देता हूँ। अब आप क्या करना है कि 2 किलो हर दिन अलग से यूज करते रहना, उसको पड़ा रहने देना, तो खर्चा तो एक बार ही हुआ ना। 2 किलो अपने आप, अब मान लो उसमें से निकाल भी लिया तो दो वापस 2 किलो उसमें डाल दिया, वो मेंटेन रह जाता है। ये तरीका होता है। अब आता है आपका बिल्डिंग, कितना खर्च किया? केवल जनवरी में था, बाकी डैश कर दो। फिर फर्नीचर पे 5,000, बाकी डैश कर दो। फिर उसके बाद में मशीन पे 25,000, बाकी डैश कर दो। क्योंकि ये एक एक बार ही खर्चे हुए तो एक एक बार ही लिखने हैं। अब आप यहाँ पे पेमेंट्स का टोटल लगाए, ये आर है, ये पी है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आर माइनस पी। तो पहले में तो नील था, इसका टोटल कितना है बेटा? 1,45,000। अंतर कितना आया? माइनस का 1,45,000। ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है। अब ये जो 45,000 आया, 1,45,000, आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1,45,000। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा? माइनस का 85,000। फिर यहाँ पे टोटल आपके आएगा 50,000, घटाएंगे तो माइनस का 1,35,000, माइनस का ही आएगा। फिर उसके बाद में ये 1,35,000 वापस यहाँ पे चला जाएगा, 1,35,000 माइनस का। फिर यहाँ पे कितना आएगा? हाँ बेटा, माइनस का 75,000। इधर का टोटल 50,000, तो यहाँ का टोटल माइनस का 75 में से 50 गया तो ये जुड़ जाएगा एक तरीके से 1,25,000। फिर ये 1,25 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1,25,000। टोटल हो जाएगा कितना? हाँ बेटा, 60 माइनस का 65,000। फिर यहाँ पे आपके टोटल आएगा 55,000, घटाने पर फिर जुड़ेगा 1,20,000। फिर ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 1,20,000। टोटल आएगा 60,000 माइनस का। फिर 60,000 माइनस का आया, यहाँ पे 50,000 खर्चे का आया, 60 50 कितना होता है? 1,00,000, माइनस का 1,10,000। फिर उसके बाद में ये माइनस का 1,10,000 यहाँ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 50,000 माइनस का, उसमें से यहाँ पे 50,000 खर्च होएगा, तो माइनस का 1,00,000। ये आपका सवाल हो गया। किताब में आपके यहाँ पे लिखा है सी आर सी आर सी आर सी आर सी आर। सी आर बैलेंस का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। हर महीने बैंक ओवरड्राफ्ट इसका कितना चलता रहेगा? 1,35,000, 1,45,000, 1,35,000, 1,25,000।
ये माइनस में ही चलता रहेगा, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट लोन की फैसिलिटी वो हर महीने लेता रहेगा। ये आपके सारे आंसर हो गए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा क्वेश्चन आप एक बार वापस देख लें, इस तरीके से टेबल आपकी बन जाएगी। ठीक है पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें।